Hi, good day students. Myself Shailesh Malik and I am Chartered Accountant by profession, and today I will discuss with you your CA Foundation paper 4, that is Business Economics and Business and Commercial Knowledge. The syllabus of this subject I will be discussing with you threadbare, and I will be pointing out the areas of importance during our course of discussion. So let's unfold what we are supposed to learn in this subject, that is business economics and business and commercial knowledge. This is your paper 4th of CA Foundation. The total marks this paper carries is 100 marks, and the orientation of this paper is objective. That means MCQs will be asked and you will be awarded 1 mark for your correct answer, and it will also carry negative marking of 0.25 in case you answer wrongly. For questions you don't attempt, you don't get anything and you don't lose anything either. Well, this paper syllabus is divided into 2 parts. Part 1, business economics, and it carries 60 marks, and part 2, that is business and commercial knowledge, that will carry 40 marks. So let us see कि हमारे को कोर्स ऑफ दिस सिलेबस में ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और उनकी क्या वेटेज है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उनमें मेन डिस्कशंस जो हमने करनी है वो क्या है. सो सबसे पहले पार्ट वन में जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, उसके मीनिंग, उसकी स्कोप, उसकी लिमिटेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हमेशा ही स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं और उन स्केर्स रिसोर्सेज को मोस्ट ऑप्टिममली यूटिलाइज करके हमारे को मैक्सिमम रिजल्ट्स जनरेट करने होते हैं. सो ये डिस्कशन जॉन है हमारे चैप्टर 1 यूनिट 1 में आएगी. चैप्टर 1 यूनिट 2 में देयर विल बी अ डिस्कशन अपॉन बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रूल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. देखिए, बेसिक प्रॉब्लम्स हमें मालूम है इकोनॉमी में क्या होती हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड टू प्रोड्यूस विद पर्टिकुलरली विच टेक्नोलॉजी. और इसको हल करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, दैट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी. ये सिस्टम्स क्या होते हैं और इनसे ये डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे हल होती हैं, कैसे आउटपुट डिटरमाइन होती है, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर 2 यूनिट 1. देन आपके इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में 3 सेगमेंट्स हैं. एक कंज्यूमर को लेकर, एक प्रोड्यूसर को लेकर और एक मार्केट को लेकर, जहां पे ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में इंटरैक्ट करते हैं. और इन तीनों सेगमेंट्स को सिलेबस में कवर किया गया है. सो कंज्यूमर से लेके जो हमारी डिस्कशन रहेगी उसमें आपका यूनिट 2 पूरा उसको डेडिकेटेड है, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इसके अंदर देखिए कंज्यूमर क्या करता है. कंज्यूमर गुड्स की या सर्विसेज की डिमांड करता है, और जितनी वो डिमांड करता है उसी के हिसाब से प्रोड्यूसर उन चीज़ों की प्रोडक्शन को प्लान करता है. जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी, अगर मैंने उसको प्रोड्यूस कर दिया तो मेरे सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे. सो कंज्यूमर इज किंग. हमारे को कंज्यूमर के हिसाब से बात सोचनी है. कंज्यूमर किन गुड्स और किन सर्विसेज की कब और किस प्राइस में कितनी क्वांटिटी की डिमांड करने वाला है. कंज्यूमर का बिहेवियर हमें स्टडी करना है, और कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमें यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि मार्शलियन अप्रोच है, और हिक्स एंड एलन की इंडिफरेंस कर्व अप्रोच स्टडी करनी है. और फिर जब डिमांड डिटरमाइन हो जाए
तो उसके साथ साथ हमारे को डिस्कस करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना असर होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो उसका असर क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना होगा, अगर किसी और सामान की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स, उनके प्राइस चेंज हो जाएं तो उसका कितना असर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर होगा। ये सब चीज़ें अगर हमारे को समझ में आ जाती हैं तो हमारे को कंज्यूमर का बिहेवियर जौन सा है समझ में आता है। एक कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर सरप्लस का भी हम यहाँ पे कवर करेंगे कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तब हम उसको पाने के लिए ज़्यादा रेट देने को भी तैयार होते हैं, और जैसे ही उस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर हम उसका उतना हाई रेट देने को तैयार नहीं होते हैं। अब कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई आता है, और लॉ ऑफ सप्लाई में हमारे को सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, ये चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी है। एंड इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डिमांड फोरकास्टिंग का, कि हम फोरकास्ट कर सकें आज हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं, उस इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉडल्स हम डेवलप करें, कुछ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हम डेवलप करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, ताकि जब फ्यूचर में किसी चीज़ की डिमांड हो हम उस समय उस चीज़ की सप्लाई को इंश्योर कर सकें। जो प्रोड्यूसर ऐसा कर पाएगा वो गेन करेगा, और जो इस बस को, इस ट्रिक को मिस कर गया उसे फ़ायदा नहीं होने वाला। जिस टाइम पे चीज़ों की ज़रूरत है उस टाइम पे अगर आपने सप्लाई नहीं करी तो आप सामान नहीं बेच पाएंगे। आप बाद में प्रोड्यूस करते हैं, बाद में सप्लाई करते हैं, तो शायद उस टाइम तक ग्राहक रहे ना रहे। सो डिमांड की फोरकास्टिंग और एक्यूरेट फोरकास्टिंग करने के हमारे पास क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस यूनिट 2। सो यूनिट 2 बेसिकली ज़्यादातर डिस्कशन किसके बारे में कर रहा है, कंज्यूमर और कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में कर रहा है। देन वी विल मूव टू यूनिट 3। यूनिट 3 में अब हमारी डिस्कशन जौन सी है मूव कर जाएगी प्रोड्यूसर के ऊपर। देखिए, जिन चीज़ों की डिमांड है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, उन चीज़ों को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कैसे प्रोड्यूस करता है, उसको कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंगेज करने पड़ते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो क्या उसको फ़ायदा होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, ये चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी है। प्रोडक्शन से लेके थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमारे को ये चीज़ों को डिस्कस करना है। जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप समझते ही हैं कि अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो मेरे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, और उसके साथ साथ हमारे को वर्कर्स को क्या करना पड़ता है, एंगेज करना पड़ता है। और लैंड को एंगेज करेंगे तो फैक्टर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ रेंट देनी पड़ेगी, लेबर को एंगेज करेंगे तो फैक्टर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ वेजेस देनी पड़ेंगी, अगर हम एंटरप्रेन्योर को एंगेज करते हैं तो उसको प्रॉफिट देना पड़ता है, और कैपिटलिस्ट को अगर एंगेज करते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो ये डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनका बिहेवियर क्या है हमारे को स्टडी करना पड़ेगा। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारे को स्टडी करना है। अब जब चीज़ें बच्चे प्रोड्यूस होंगी तो ऑब्वियसली उनको प्रोडक्शन करने के लिए मैंने आपको बोला फैक्टर पेमेंट्स लग रही हैं, और जब हम इन फैक्टर पेमेंट्स का जोड़ लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो हमारे को कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट्स, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये हमारे को डिस्कस करना है। कई बारी हमने कई और टर्म्स भी कॉस्ट के साथ रिलेट करी हुई होती हैं, उनके मीनिंग्स जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ब्रेक इवन कॉस्ट,
शट डाउन कॉस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हैं कॉस्ट के, हमारे को ये सब चीज़ें यहाँ पर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करनी है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इनके रिलेशनशिप्स आपस में क्या होते हैं, टोटल फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, ये भी हमारे को यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आना है। क्योंकि देखिए आज की डेट में वर्ल्ड बड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो मैं सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी का रख पाऊँ, ये तो सिर्फ मोनोपोली ट्रेड्स में पॉसिबल होता है। मोनोपोलिस्टिक और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स में तो वी कैन नॉट कंट्रोल प्राइस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो फिर अगर मुझे अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखना है तो मुझे कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल, एंड अल्टीमेटली कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस। सो प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर उसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में आके अब ये कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट करेंगी, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट करेंगी, और डिफरेंट मार्केट्स में वो कैसे रिएक्ट करेंगी हमें सीखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ये सब मार्केट्स के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मीनिंग्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वी हैव टू लर्न। और यहाँ पर प्राइस, आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में कैसे होता है, दैट वी ऑल्सो नीड टू लर्न। दिस segment would be very important from paper point of view. Lot of diagrams will get involved over here, and on the basis of those diagrams lot many MCQs are likely to be asked from this segment. So markets के बारे में हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। और जिस टाइम पे यूनिट 4 कर रहे होंगे, आई विल स्पेयर सम टाइम, though it is not being directly asked in my syllabus, but I have seen that many number of times the questions have been asked on other concepts of markets. For example, अब हम CA के स्टूडेंट्स हैं, as CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स हमारे को अभी से मालूम होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, उसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक वर्किंग टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। हमें मालूम होना चाहिए कैपिटल मार्केट क्या है, हमें मालूम होना चाहिए मनी मार्केट क्या है, हमें मालूम होना चाहिए फॉरेक्स मार्केट क्या है, और इनकी वर्किंग्स के बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो जिस टाइम पे मैं आपके साथ चैप्टर 4 डिस्कस करूँगा, मार्केट्स डिस्कस करूँगा, वहीं पर मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में, कैपिटल मनी मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करूँगा, क्योंकि वो हमारे को हमारे ओवरऑल सिलेबस की कवरेज में हेल्प करेगा। हो सकता है यूनिट 2 में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, यूनिट 1 में आ जाए। सो वी विल बी कवरिंग दोज थिंग्स ओवर देयर। फिर हमारे को यूनिट 5, दैट इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ पार्ट 1, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ माई दिस पेपर 4, दैट इज बिजनेस साइकिल्स हमारे को कवर करना है। देखिए, ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है। कभी ऊपर की लहर होती है, कभी नीचे की लहर होती है, कभी बूम पीरियड होता है और कभी रिसेशन होती है, कभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, कभी हमारी इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रही होती है। कैसे पता चलेगा कि हम बूम की तरफ हैं, कैसे पता चलेगा कि हम रिसेशन की तरफ हैं, ये ट्रेंड्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जब हम टॉप ऑफ बूम होते हैं पीक क्या होती है, जब हम बॉटम ऑफ रिसेशन होते हैं तो ड्रॉ क्या होती है। ये चीज़ें हमारे को, ये फेजेस, ये इनके मीनिंग्स और इनके कोरिलेशंस, कि जिस टाइम पे बूम फेज चल रहा होता है उस टाइम पे इन्फ्लेशन को क्या हो रहा होता है,
उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे मनी सप्लाई को क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे हमारे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट को क्या हो रहा होता है। इन सब के को रिलेशंस बूम पीरियड के साथ और रिसेशनरी पीरियड्स के साथ हमारे को सीखने हैं। दैट वी विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 5. So these 5 chapters will consist of 60 marks of syllabus. So that we will be doing in this part 1. Then in part 2, the discussion will move towards business and commercial knowledge. और ये वाला सेगमेंट बच्चे हमारा 40 मार्क्स का होगा। सो इस 40 मार्क्स के सेगमेंट में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हम आज की डेट में नए नए टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज और नए नए मार्केटिंग के सिस्टम्स जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स, चेन सप्लाई मैनेजमेंट, ऐसे कुछ वर्ड्स सुनते हैं, उन सब का क्लियर पिक्चर हमारे को समझ में आ जाए। कौन से इंस्टीट्यूशंस हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाकर बिजनेस को सपोर्ट करती है, अभी हमारे कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को परस्यू किया जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स वुड बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सेगमेंट। देखिए, सबसे पहले इसमें चैप्टर आएगा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर सीखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग्स क्या होते हैं और इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना सीखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दैट वी विल लर्न। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, proprietorship, partnership, HUF, one person company, limited liability partnership, joint stock holdings, that is corporations, multinational corporations, ये different form of business organizations क्या होती हैं, इनके features क्या होते हैं, that also we will be learning during this chapter 1 discussion. इसके अलावा जो मेन बात है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है हमारा सीखने का। देखिए, जो हम कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। नाउ अगर आप देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद हम 3 मेन काम करते हैं। 3 के अलावा भी आज की डेट में हम बहुत सारे मल्टीपल काम करते हैं, मगर मेनली हमारी एम्प्लॉयमेंट या हमारी प्रैक्टिस 3 एरियाज को कवरेज ज़्यादा देती है। या तो अकाउंट्स बनाने का काम, या फिर बने हुए अकाउंट्स को चेक करना यानी ऑडिट करने का काम, या फिर हमारे को टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की कंसल्टेंसी का काम। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 3 मेन एरियाज में हम लोग ऑपरेट करते हैं। अब इन तीनों मेन एरियाज में अगर मुझे ऑपरेट करना है और सक्सेसफुली ऑपरेट करना है, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट वो एक बहुत एलीट प्रोफेशन है, सोसाइटी में उसकी बहुत अच्छी इमेज है, तो मुझे उसके ऊपर खरा भी उतरना है। तो मैं अपने काम को अच्छे से तभी कर सकता हूं जब मुझे अपने काम से रिलेटेड पूरी नॉलेज इनकलकुलेट हो चुकी है, मैंने पूरी नॉलेज हासिल कर ली है। एक सीए ने कोई अकाउंट्स का ऑडिट किया तो उसको सोसाइटी एट लार्ज एक्सेप्ट करती है। आपके ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस पे शेयर होल्डर्स ये मान लेते हैं कि कंपनी ने हमें डिविडेंड सही दिया, स्टॉक एक्सचेंजेस ये मान लेती हैं कि कंपनी ने हमें इंफॉर्मेशन सही दी, गवर्नमेंट ये मान लेती है कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स सही से भरा, क्रेडिटर्स ये विश्वास कर लेते हैं इस कंपनी को उधार दिया जा सकता है, बैंकर्स विश्वास कर सकते हैं कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इस कंपनी को लोन दिया जा सकता है। तो यानी कि हमारे सीए के काम के ऊपर लार्ज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अलग अलग ढंग से रिलायंस प्लेस करते हैं और अपने इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं।
इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हमारे को पूरी नॉलेज हो और उसके बेसिस पे हम डिलिजेंटली अपने काम को एग्जीक्यूट करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में 40 मार्क्स की इंसर्शन इस बार सीए फाउंडेशन में, ये सीपीटी में नहीं होती थी, सीपीटी में इंडियन इकोनॉमिक्स की डिस्कशन होती थी, मगर यहाँ पर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की डिस्कशन को इंसर्ट किया गया है ताकि एक सीए को एज बर्डिंग स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट को ये पूरी अवेयरनेस बन सके कि उसे आगे जाकर क्या काम करना है, उस काम की अहमियत क्या है। इस वजह से वो अपने काम को अच्छे से सीखे ताकि सोसाइटी में जो आज हाई एस्टीम है हमारे प्रोफेशन की, हमेशा आगे भी बनी रहे। इस प्रोफेशन का क्रेज, इस प्रोफेशन की एलीटनेस, इस प्रोफेशन की एस्टीम तभी बनी रहेगी अगर थॉरो प्रोफेशनल्स टर्न आउट होंगे तो। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के सब्जेक्ट को 40 मार्क्स का सेगमेंट बनाकर सिलेबस में इंसर्ट किया गया है। सेकेंड चैप्टर जो आपने थोड़ा सुना हो सकता है, उसका नाम दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा तो ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। उसी तरह से बिजनेस भी एक एनवायरनमेंट में पनपता है, ग्रो करता है, एमर्ज करता है, और वो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक इन नेचर है। वो कभी स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो एवर चेंजिंग है, मल्टी फेसेटेड है, बहुमुखी है, एवर चेंजिंग है। और ये हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है। कई बारी हमारे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और कई बारी थ्रेट्स बन के सामने आता है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए थ्रेट्स को अवॉइड करना है, अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना है। ये चीज़ हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में सीखनी है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो सकें, हम अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश कर सकें, थ्रेट्स को अवॉइड कर सकें। जो प्रोएक्टिवली बिजनेस को मैनेज कर पाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले डायनामिक चेंजेस को हैंडल कर पाएगा, वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बिजनेस खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट में कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, इनका क्या प्रभाव हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार से मैक्रो एलिमेंट्स का, जैसे कि डेमोग्राफिक फीचर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव असर हमारे बिजनेस के ऊपर आता है। So that we will be discussing in this chapter 2, that is business environment. थर्ड चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ओवरव्यू दिया है। हमारे कंट्री की 10-12 बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस, जैसे कि विप्रो, इनके बारे में, फॉर दैट मैटर ऐसी कुछ कंपनीज को इसने चुना है और उन कंपनीज के बारे में डिस्कशन करी है कि वो कंपनीज इंडिया में कब गठित हुई, उनको किसने सेटअप किया, उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कौन हैं, वो कंपनीज इंडिया में क्या काम करती हैं, उनकी टर्नओवर बढ़ रही है, कैसे चल रही है, उनके प्रॉफिट्स की क्या दिशा और दशा है, ये डिस्कस किया। इन कंपनीज को क्या कभी कोई अवार्ड्स मिले हैं, क्या मिले हैं। ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को जो हमारी मेन कंपनीज हैं इंडिया की, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस हो, वो क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका मार्केट शेयर क्या है, उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या है, दैट वी शुड कम टू नो। और इसी चैप्टर में 7-8 बड़ी बड़ी एमएनसीज के बारे में, जिनका आए दिन हम नाम लेते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, फॉर दैट एग्जाम्पल, उनके बारे में भी डिस्कशन है। और जो डिस्कशन हमने डोमेस्टिक कंपनीज के लिए करी, वैसी ही डिस्कशन कौन सी है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में भी है। क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी में वी आर विटनेसिंग अ शिफ्ट। जिस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ,
तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया, वी द इंडियंस हियर बाय रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरन रिपब्लिक। अब मैं इसका मीनिंग पूरा नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं यहां से सिर्फ इकोनॉमिक्स का शब्द उठाता हूं कि प्रियम्बल में लिखा गया था, वी विल बी अ सोशलिस्ट सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि उस टाइम पर गवर्नमेंट को एहसास था कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं कि प्राइवेट लोगों के पास पैसे नहीं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए, टाटा एंड बिरला दो ही बड़ी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे थी, बाद में बहुत सारे फर्स्ट जेन ऑपरेटर्स यहाँ पे आ गए। सो उस टाइम पर रोड्स की ज़रूरत थी, रेलवेज को बढ़ाने की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। इसलिए गवर्नमेंट ने मेजर बीड़ा अपने ऊपर उठाया कि हम काम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और ऐसा 1991 तक चलता रहा। और वहाँ पे आके जब हमने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना शुरू किया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल आइसोलेटेड इकोनॉमी थी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील ही नहीं करती थी, प्राइवेट लोगों के पास ज़्यादा पावर्स ही नहीं थी, तो हमारी इकोनॉमी ने कई सारे झटके महसूस किए। और उसको हैंडल करने के लिए हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस भी किया गया, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में हम सारी की सारी डिस्कशन जाकर चैप्टर नंबर 4 दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ के अंदर जाकर करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पुरानी पॉलिसीज क्या थी गवर्नमेंट की और नई पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज होती क्या है, हर कंट्री में अलग अलग पॉलिसीज क्यों होती हैं, हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या पॉलिसीज सही हैं, क्या वो हमारे यहाँ पे बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, उनसे हमें क्या अचीवमेंट हुई है। दैट विल बी द कोर्स ऑफ डिस्कशन दैट वी विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 4। We will also be discussing the meaning of foreign direct investment. In which field in India how much foreign direct investment has been allowed and why it has been allowed. What do you mean by foreign institutional investment, foreign portfolio investment? The meaning of these words we will be discussing in chapter number 4. Then there will be chapter number 5 that will deal with organizations facilitating business. ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, कि हमारे कंट्री में बिजनेस को कौन रेगुलेट और कौन सहूलियत फैसिलिटेट करता है और क्या क्या तरीके से वो ये रेगुलेशंस और फैसिलिटेशंस करता है, उनके रूल्स क्या हैं, उनकी ज्यूरिसडिक्शंस क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, उनका आउटरीच क्या है और उसका क्या बेनिफिट हमारे बिजनेस को होता है। दैट वी विल बी डिस्कसिंग. We will be discussing about Indian regulatory bodies such as Reserve Bank of India, जिसका पूरा काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करना, ड्राफ्ट करना। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करता है। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनीज के आपस में होने वाले कंपटीशन को फेयर बनाए रखने में हेल्प करता है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस को जौन सा है उसमें FDI अलाउ कर दी है, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, लोगों को चीटिंग ना हो, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट कम प्रीमियम पे मिले, किस तरीके से IRDAI इसको रेगुलेट करता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. There will be some other institutions such as TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. We will be doing the passing remarks to those institutions as well. इंडिया में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स को भी सेटअप किया गया है. उनके रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. IFCI, सिडबी, एग्जिम बैंक, नबार्ड, इनके बारे में डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे. Then in the end there will be a discussion about common business terminologies. देखिए, मैंने आपको बोला बिजनेस डायनेमिक इन नेचर है, कई पुरानी चीजें छूट रही हैं,
जैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही लगातार चेंज हम महसूस देख रहे हैं होते हुए कि पहले प्रोपराइटरशिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था, अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज के ऊपर फोकस ज़्यादा होना शुरू हो गया। लोग कंपनी बनाकर ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कंपनी बनाने में उनको थ्रेट फैक्टर्स कम हो जाते हैं, उनकी इंडिविजुअल एसेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है कंपनी बनाकर, उसको एक सेपरेट शील्ड मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो लोगों का रुझान जौन सा है वो हम चेंज होते हुए देख रहे हैं। और जब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो कई पुराने शब्दावली, कई पुरानी वोकैबुलरी, कई पुरानी टर्मिनोलॉजीज का यूज होना बंद हो जाता है और कई न्यू टर्मिनोलॉजीज इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है जो कि हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। फॉर एग्जाम्पल 24/7 ये एक नया शब्द है। इसका मतलब बिजनेस आज की डेट में 24 घंटे 7 दिन चलता है। देखिए, आप अपने एरिया की मार्केट को देखेंगे तो वो तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए खुल रही है, से 10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे। मगर बिजनेस तो अब आज की डेट में 24 घंटे 7 दिन के ऊपर चले गया। कैसे चले गया? ऑनलाइन ई मार्केट्स क्रिएट हो गई, ई रिटेलर्स आ गए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, जबोंग। अब यहाँ पे आप सामान जौन सा है 24 घंटे खरीद सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन गेटवेज को यूज कर सकते हो और सामान आपके घर पर क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा। तो मार्केट के कॉन्सेप्ट में जबरदस्त चेंज है जो कि पहले एक फिजिकल प्लेस के साथ एसोसिएट हो रही थी, आज की डेट में क्या बन रही है? प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस बनती है तो कई नए नए शब्द हमारे सामने आते हैं। उन शब्दों का मीनिंग हमारे को समझ में आना चाहिए। उस चीज को लेकर ये चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को सेटअप किया गया है। इसमें कई सारे सेगमेंट्स की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया गया है। फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट से लेकर इंडेक्स के बारे में सुनते हैं। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। What do you mean by Sensex? We will come to learn over here. Bearish market, bullish market क्या होती है? We'll come to learn about these terms over here. कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, B2B business to business, B2C business to customer, P2P point to point sales, ये क्या चीज़ें होती हैं? That we will come to understand once we'll be doing marketing terminologies. कई सारी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं यहाँ पर। स्वैप क्या होता है, हमारा जौन सा है इसके अंदर कई सारे जैसे कि आपका स्पॉट रेट क्या है, आपका फ्यूचर रेट क्या है, आपका फॉरवर्ड रेट क्या है। These we will be learning while doing banking terminologies. There will be some other common business terminologies. उनके मीनिंग्स हमारे को यहाँ पर समझने हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है, प्रोसेस आर्बिट्रेज का क्या है, दैट वी विल लर्न while doing this chapter number 6. Now my dear students, the note has been given by institute as well and I also recommend to become thorough professionals. अब हम क्योंकि देखिए एकेडमिक डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रोफेशनल डिस्कशन कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा आउटलुक है, वो भी उसके साथ चेंज होना चाहिए। पहले 12th तक जब आप पढ़ते थे आपकी नॉलेज बुक तक कन्फाइंड रहती थी, टीचर्स के नोट्स तक कन्फाइंड रहती थी, लिमिटेड सिलेबस होता था, 4-4 5-5 बारी रन कर लेते थे और एक भी नंबर का लॉस नहीं होता था हमारे को और हम स्कोर हैवी करते थे। चाहता मैं अभी भी यही हूँ कि 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर है इकोनॉमिक्स का, इसमें बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स करा हुआ है वो मोर और लेस जो मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया उसकी प्राइमा फेसी नॉलेज वो ऑलरेडी रख रहे हैं। उन्होंने ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं +1 +2 लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं वो इन टॉपिक्स के साथ एक्सपोज हुए हैं। हालांकि उनका एक्सपोजर वहाँ पर सब्जेक्टिव था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोफेशनल बन रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे को ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो बल्कि हम किसी और को समझा भी सके, इस लेवल की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, ये हमारी अपेक्षा है। तो मैं चाहूँगा
कि हमारा ये सिलेबस जो सा है बहुत अच्छे से रन हो, बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस हो, हमारे को कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी हो, और ताकि हम मैक्सिमम हाई स्कोर, मेरे स्टूडेंट्स 98, 99, 100 तक स्कोर करते हुए आए हैं, मैं आई विल एक्सपेक्ट this to continue as trend in future as well. So students, it has been advised by the institute that you should be reading at least financial column of newspaper, your institute student journal you should be reading, you should also be reading some financial books, and you should also be watching some television channels in which financial markets are discussed. This will enhance your knowledge, and enhanced knowledge will not only help you in the subject of economics, this knowledge will go on and over and will help you in handling other subjects successfully as well. So, with this, I complete my lecture upon the introduction of syllabus for CA Foundation Economics subject. Thank you.